नमस्कार दोस्तों, मैं किरणा स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, जिस श्रृंखला का हमने प्रारंभ कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे वह है 12 और हंडिया से ओंकारेश्वर की यात्रा इसमें की जाएगी। तो शुरू करते हैं। परिक्रमा दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। ज्यों-ज्यों जबलपुर से दूर होता जा रहा हूँ, खर्च बढ़ता जाता है। जिसे साथ ले जाता हूँ उसका पूरा खर्च और अच्छा पारिश्रमिक देना पड़ता है और इस साल जेब बिल्कुल खाली है। परिक्रमा पर कैसे जा सकूंगा? भिक्षामदेही प्रकंपावासी को भिक्षा मांगने में श्रम कैसे? भिक्षा कोई भीख नहीं, इसलिए भिक्षा मांगकर भी परिक्रमा पर जाऊंगा। किससे मांगू? कांता से ही। अग्नि को साक्षी मानकर जिसका हाथ पकड़ा है उसके आगे हाथ पसारने में झिझक जरूर हुई। प्रवाणी में जितनी बन सकी उतनी मिठास लाते हुए बोला, तुम तो बहुत उदार हो। चिरंजीवी शरद की शादी के समय बहू के गहने बनवाने के लिए तुमने अपने गहने बिना मांगे दे दिए थे। इस बार परिक्रमा पर जाने के लिए पैसे की सुविधा नहीं हो रही है। तुम अपनी अंगूठी दे दो तो मेरा काम बन जाए। मेरी आंखों में याचना की झलक देखकर कांता हंस पड़ी, बोली, इतनी सी बात के लिए ऐसे स्तुति गान? फिर तो कांता ने मुझे अंगूठी दी, अंगूठी मैंने सुनार को दी, सुनार ने मुझे रुपए दिए, रुपए मैंने अंटी से बांधे और परिक्रमा पर निकल पड़ा। ठीक दशहरे की सुबह हंडिया से चले। तारीख 4 अक्टूबर 1984 और साथी है अनिल और श्यामलाल। अनिल मेरा छात्र है, 19 बरस का लंबा छरहरा नौजवान। श्यामलाल लंबा तगड़ा गोड़ नौजवान है। दोनों ही लाभ और शुभ जैसे दुर्लभ साथी हैं। यात्रा आरंभ करते समय ज्ञानी दादू करमठ काका और फक्कड़ रम्मू की याद सहज ही आ गई। हंडिया नर्मदा का मध्य है, इसलिए नर्मदा का नाभि स्थल कहलाता है। अभी तक हमें अमरकंटक पास था, अब समुद्र पास होता चला जाएगा। रात सिगोन में रहे। यहाँ से हमारा मार्ग झाड़ी में से है। ओंकारेश्वर की झाड़ी शुरू हो गई। सागौन के काफी पेड़ हैं। इनके बड़े बड़े पत्ते फीके और फटे पुराने लग रहे हैं। तीसरे पैर जोगा पहुंचे। यहाँ नर्मदा में एक टापू पर किला है। देखो जोगा में एक टापू पर किलो मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रश्न पूछड़ो है लारा RPSC का। ठीक है, और ओबिया भी मारा नहीं बे सत्यम अकेडमी सुरतगढ़ में टेस्ट लेने दानी बे सरजी भी ओ पूछो शायद कहनी बे जो टापू है बे कठ है। ठीक है, तो जोगा में याद रखियो, तने पूरा पढ़शो नहीं तो मैं ठा लाग जी। तीसरे पहर जोगा पहुंचे। यहाँ नर्मदा में एक टापू पर एक किला है। ठीक है, इस ओर की धारा बंद हो चुकी थी। चट्टानों पर से होते हुए किले में आ गए। नदी के मध्य में स्थित यह किला किसी परी कथा के किले की याद दिला रहा था। देखो ऐसे था कि नदी के मध्य में स्थित यह किला किसी परी कथा के किले की याद दिला रहा था। यह किला कहाँ स्थित था? तो जोगा में। ठीक है, किसी गौड़ राजा द्वारा निर्मित इस किले के स्थापत्यता में एक प्रकार की बलिष्ठता झलक रही थी। किले के ऊपर से दूर दूर तक नर्मदा दिखाई दे रही थी। ठीक है, अपनी याद ही कर लेना। अभी जोगा के अंदर किलो है। ठीक है, जोगा एक स्थान है, बठा एक किलो है, गौड़ राजाओं को बनाया है। ठीक है, अपन याद होगी। आगे चला कह रही है, आज सुबह से हम नर्मदा के बीच बीच काफी झाड़ियां देखते आ रहे थे। यहाँ भी खूब झाड़ियां हैं। पानी के बीच उगी झाड़ियां और अस्पष्ट किनारों के कारण नर्मदा यहाँ अस्त व्यस्त नजर आती है। सुबह गड़वाट पकड़कर शाम को पुनघाट आ गए। शाम का अंधेरा उतरने लगा तो मछुआरों के कई जोड़े अपने अपने डोंगों में मछली पकड़ने चल दिए। मछुआरा जाल फैलाता, स्त्री नाव खेती। नदी में ये दूर दूर तक निकल जाते हैं। रात किसी टापू पर बिताकर सुबह घर लौटते हैं। दिन हो या रात, हर पल कोई न कोई मछुआरा कहीं न कहीं मछली का टोह में बैठा दिखाई देता है। मछली पकड़ खातर तैयारी लादा कर कभी देख लियो यहाँ कहा। ठीक है, सुबह चले। हमारी गड़वाहट नदी के पास ही है। झाड़ी में से नर्मदा झांक रही है और यही दिखाई नहीं देती है तो सुनाई बराबर पड़ रही है।
दोपहर को पड़ा मोला। यहाँ जामदी नदी नर्मदा से मिली है। एक किसान ने अपनी झोंपड़ी के आसपास साग सब्जी लगा रखी थी। हमने उससे सब्जी मांगी, लेकिन वर्षा न होने के कारण उसकी बगिया सूख रही थी। उसने पूरी बगिया खंगोरी, तब कहीं 3 गिलकी, पता नहीं गिलकी क्या होता है, 10 भिंडी, 20 बरबट्टी मिली। बरबट्टी पता नहीं कौन सी सब्जी होती है। शाम को बड़केश्वर निकली, बड़केश्वर घाट पहुंचे। यहाँ लोगों ने बताया कि अब नर्मदा छूट जाएगी, अब ओंकारेश्वर के पास ही मिलेगी। नर्मदा का किनारा इतना दुर्गम है कि झाड़ी इतनी सघन है कि वहां से कोई नहीं जाता। आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं माने। बलड़ी और बंधानिया के पास प्रकंपा वासियों का आसान मार्ग छोड़कर सरई आ गए। यहाँ से नर्मदा के किनारे किनारे चले, छोटी तवा पार करके शाम को जमोटी पहुंचे। अब देखो, पीछे हमने पढ़ा था ना कि नर्मदा से भी चौड़ा जिसका मैदान है वह तवा है। मैदान है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो ये पाठ, हाँ शायद याद आया, पाठ ठीक है। तवा तवा नदी है जिसका पाठ नर्मदा भी से चौड़ा है ना। ये प्रश्न पीछे कुछ पढ़ा था हमने। छोटी तवा पार करके शाम को जमोटी पहुंचे। चट्टानों में से बहती नर्मदा यहाँ कितनी सकरी हो गई है। यहाँ यही तो नर्मदा की विशेषता है। वह कब विराट में से वामन, द्रुत से विलंबित और गहरी में से उथली, चौड़े में से सकरी या नन्ही नाजुक में से जुझारू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हल्ला गुल्ला उसे पसंद है, लेकिन कोमल और शांत बनते भी देर नहीं लगती। बड़ी अप्रत्याशित नदी है यह, आज कुछ कल बिल्कुल दूसरी। यहाँ नर्मदा के मध्य में एक विशाल शिलाखंड ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रागैतिहासिक पशु पूंछ दबाकर बैठा हो। ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि यहाँ नर्मदा के मध्य में एक विशाल शिलाखंड ऐसा लग रहा था मानो कोई, अब देखो यहाँ पे प्रागैतिहासिक के जगह कोई भी और रख दे तो हमें ध्यान रखना है क्या शब्द है, प्रागैतिहासिक पशु पूंछ दबाकर बैठा हूँ। आगे क्या है, जमोटी गांव क्या है, गवई भी नहीं, चरवाहों के 6-7 छप्पर भर है। दूर दूर दराज के इस भले बिसरे बनग्राम में शायद ही कोई आता होगा। यहाँ किसी के यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं थी। जाए तो कहाँ जाए। एक ग्रामीण ने कहा, आइए जगह बताता हूँ। वह हमें इमली के एक पेड़ के नीचे ले गया। यहीं रहिए। वहाँ गोबर का ढेर लगा था और हजारों मक्खियाँ भिनभिना रही थी। यहाँ कैसे सो सकेंगे। जगह पसंद नहीं। नहीं, आइए दूसरी बताता हूँ। वह हमें इमली के एक दूसरे पेड़ के नीचे ले गया। जब पेड़ के नीचे सोना है तो हम अपनी पसंद की पेड़ क्यों न चुने। सो एक तीसरे पेड़ के नीचे डेरा डाला, वहीं सोए। करतल भिक्षा की नौबत तो नहीं आई, पर तरुतल बास तो आज है। रात का तीसरा पहर था। 2 भैंसे लड़े। एक भागा, दूसरे ने पीछा किया। दोनों मेरे पैर के बिल्कुल करीब से भागे। इनसे रौंदे जाने से मैं बाल बच गया। मुँह ढाँप कर सोया था, इसलिए इस भयंकर दृश्य को देखने से बच गया। वृद्धावस्था में जब पुत्र परिवार से घिरा बैठा होऊंगा तब अनायास हो गया यह परिक्रमा उन्हें जरूर सुनाऊंगा। ठीक है। सुबह चले। यहाँ से हमें गड़वाट मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में वह सक्रिय होते होते पगडंडी में बदल गई और आगे जाकर पगडंडी भी गायब हो गई। हम घने जंगल में घुस आए थे। कभी इधर जाते, कभी उधर जाते और घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते। कभी कभी तो यही सोच समझ में न आता कि हम जा रहे हैं या आ रहे हैं। हमारे चारों ओर अपना चौड़ा सीना ताने घना एकांत जंगल खड़ा था। बड़ी मुश्किल से एक पगडंडी मिली। काफी दूर जाने के बाद गायों के गले में घंटियों की आवाज सुनाई दी। कोमल सुरीली आवाज। वह जरूर कोई चरवाहा होगा, इससे राह पूछेंगे। गायों का झुंड तो मिला, पर कोई चरवाहा नहीं था। फिर भी आशा बंधी की गायें हैं तो गांव भी होगा। काफी चलने के बाद जंगल कम घना हो गया। अचानक पेड़ों में से झांकती नर्मदा दिखाई दी। थोड़ी देर में राम घाट के मंदिर पहुंचे। और पास में ढाले कोडड़ा गांव है। एक छोटी सी नदी आकर यहाँ नर्मदा से मिलती है, उसी संगम पर है यह मंदिर। नदी की रेत में चित्ते के पैरों के निशान दिखाई दिए। कुटी के बाबा ने बताया कि रोज रात को
ये पानी पीने आते हैं। पिछले 3-4 दिनों से बादल हो रहे हैं। इस साल यहाँ पानी खूब कम बरसा है। फसलें सूख रही है। किसान बड़ी आस लगाए आसमान की ओर जो रहे हैं, लेकिन पानी है कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहा। आज शरद पूर्णिमा की रात है, लेकिन न शरद है न पूर्णिमा। बेहद गर्मी है और चारों ओर अमावस की रात सा घुप अंधेरा छाया हुआ है। सुबह उठे तो प्यारी प्यारी बूंदा बांदी शुरू हो गई थी। मिट्टी में से सौंधी सुगंध आ रही थी। आज जा न सकेंगे, यहीं रुकना होगा। शाम तक बूंदाबांदी थम गई। सुबह देखा तो रेत में चीते के पैरों के ताजे निशान बने हुए हैं। रेत मानो नदी तट की विजिटर्स बुक है। उसमें हर यात्री का नाम अपने आप दर्ज हो जाता है। क्या है? अब पूछा जा सकता है कि नदी कैसी है? नदी विजिटर्स बुक है। ठीक है। आसमान बिल्कुल साफ हो गया, शीशे की तरह। बोझा लादे और चल पड़े। नदी के दोनों ओर चट्टानों ही चट्टानें हैं। नदी मानो अनंत पथरीले जंगल में से होकर बह रही है। कल तक नर्मदा बनबाला थी, अब वह सेलबाला है। ठीक है, याद रखियो आबाद। गटगटा बोला कि कल तक नर्मदा वनमाला थी, अब सेलबाला है। हंडिया से अंकुरेश्वर की यात्रा के दौरान आबाद बोला। ठीक है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए नर्मदा सक्रिय होती गई। तीसरे पहर असिंदर आ गए। पास में है, मतलब आ गई है ना जो नाम है, जिया नाम आया था बाकड़ी में बता दूं कि तीसरे पैर असिंदर पहुंचे। तो अपन लगा असिंदर की है, यहाँ पर शब्द नहीं कौन समझ पाऊंगा, लेकिन बेबठे की जिज्ञा है मातृभाषा के रूप में नाम देव है। जिया मराठ अगर मैं चाला मराठ जिया चालन की मतलब पद यात्रा करने की है कि रामदेव रुणित के अंदर जैसलमेर के अंदर लोग अठू पगा जावे। ठीक है, पैदल जावे जन जात्री बोला। ठीक है, तो जिया गांव पड़े जिया अठू में निकला, अगर मारा गांव हरदयाल पर निकला तक अमर सिंह आवे, फिर खोताली आवे, फिर मतलब पहला सुराली आवे, फिर खोताली आवे, फिर कैंची आवे। यहाँ धीरे धीरे अनाम आवे जब अपन लग रहा कई चीज है ये। ठीक है, तो अठे असिंदर है नहीं, असिंदर एक जगह का नाम है। ठीक है, असिंदर आ गए और पास में है पुनासा कॉलोनी। ठीक है, यहाँ भी चट्टाने मानो नर्मदा के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी है। बांध के लिए यहाँ सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ नर्मदा पर बड़ा भारी बांध बनने जा रहा है। उसके बन जाने पर प्यासी धरती को जीवनदायिनी जल मिलेगा, वह धन धान्य से लहला उठेगी। यहाँ नर्मदा तट पर किसी बाबा की कुटी खाली पड़ी थी। रात उसी में रहे। अब चट्टानों में बड़ी विकट है, चट्टाना बहुत विकट है, खड़ी और ऊंची, और पानी उनसे सटकर बहता है। बहुत संभल कर चलना पड़ता है। जरा चूके और गए। फूंक फूंक कर तोल तोल कर कदम कदम रख रहे हैं। ठीक है, क्या फूंक फूंक कर तोल तोल कर हम एक एक कदम रख रहे हैं। कहीं पर्वतारोहियों की तरह सदे पांव ऊपर चढ़ते, तो कहीं चोरों की तरह दबे पांव नीचे उतरते। लेकिन मन के उल्लास का क्या कहना। और नर्मदा कितनी लचीली है यह नदी है, कैसा मोड़ लिया है उसने। यहाँ चारों ओर चट्टानों की मानो गड्डी की गड्डी रखी है। ठीक है, एक जगह चट्टानों की उठती गिरती कतार बनवार सी लहराती चली गई। सॉरी, एक जगह चट्टानों की उठती गिरती कतार, मेरे ध्यान बाहर चला गया था। एक जगह चट्टानों की उठती गिरती कतार बदनवार सी लहराती चली गई है, पर अब नदी के किनारे किनारे आगे जाना संभव नहीं। ऊपरी झाड़ी में से जाने के सिवा कोई चारा नहीं, इसलिए झाड़ी में से चली बड़ी हुई जंगली घास में कमर तक धस गए जाते। ठीक है, मतलब मोटी मोटी होगी घास है नहीं, जंगली घास हुए वह कमर तक आ जाती। घास की नोक कपड़े में भींद जाती और कांटे सी लगती। बड़ी मुश्किल से एक पगडंडी मिली, लेकिन वह हमें नर्मदा से दूर ले गई। एक ही नाले को 7 बार पार करके एक गांव पहुंचे। वहां से हमें टकारी की गड़वाट मिल गई। हमारे दोनों ओर घना जंगल। तो पता नहीं ये गड़वाट पता नहीं क्या होती है गड़वाट। अगर कोई भी वीडियो वहाँ के क्षेत्र का व्यक्ति देखे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि गड़वाट क्या होती है। अगर कोई भी देखे, किसी को पता है गड़वाट या कोई गड़वाट मिल गई, गड़वाट मिल गई, पता नहीं क्या है ये। चलो, यह तो कोई नदी का नाम हो सकता है।
आगे पढ़ते हैं। श्यामलाल कहता है, जंगल भगवान के लगाए बाग बगीचे हैं। मार्ग में एक पेड़ के नीचे 6-7 भील बड़े बड़े कुल्हाड़े लिए बैठे थे। वे हमें टकारी का मार्ग समझा ही रहे थे कि एक भील स्त्री अपने बच्चे को लिए वहां से निकली। लीजिए, यह उसी ओर जा रही है, आप इसी के साथ हो लीजिए। इस बियाबान जंगल में इस स्त्री को अकेले जाने में डर नहीं लगता होगा। हम उसके साथ हो लिए। जो चारों ओर ऐसी निवड़ निस्तब्धता थी कि हमें लगा हमारे कानों में काम करना बंद कर दिया। अच्छा, की चीज कौन सुनाई देवे। ठीक है। टकारी काफी दूर था। पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। नर्मदा में डुबकी लगा ली तो थकान दूर हो गई। गांव में 6-7 झोंपड़े ही थे। एक स्त्री ने हमें आश्रय दिया। झोंपड़ी में वह थी और उसके वृद्ध पिता थे। सामान रखा ही था कि बड़े बड़े चूल्हे आ गए। ओहो सॉरी, सामान रखा ही था कि बड़े बड़े चूहे आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। दो एक ने तो हमारे ऊपर भी छलांग लगा दी। रात में सोएंगे कैसे? स्त्री ने कहा, बाहर खुले में सोइए, वहाँ उतना परेशान नहीं करेंगे। सामान सिरहाने रख लीजिए। मैंने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? वह गाँव में है, वहाँ हमारी खेती है। यहाँ हम गाय भैंस चराने आए हैं। यहाँ चारा अच्छा है, खूब दूध होता है, घी बनाकर बेचते हैं। तुम्हारे बच्चे भी गांव पर है? उसका चेहरा कुम्हला गया। गहरी सांस लेकर बोली, मेरे 2 बच्चे थे बाबा, दोनों मर गए। अनजाने में ही मैंने उसकी दुखती राग को छू लिया था। उसकी सूनी गोद की उसे याद दिला दी थी। आर्द्र वाणी में वह बोली, बच्चा होने की कोई गोली हो तो दो ना बाबा। कैसी अंतर्वेदना थी, मन को छू लेने वाली गहराई थी। वह मेरी ओर देख रही थी और जवाब मांग रही थी, अच्छा सा जवाब जो उसके जीवन में आशा जगा सके। मैं सहसा बोल उठा, तुम दूध पीती हो या चाय? चाय। बस यही तो गलती है, वो गलती करती हो। तुम्हारे घर ढेरों दूध उतरता है, फिर भी तुम चाय पीती हो। दूध पियो, दूध। तुम पति पत्नी खूब दूध पियो, भगवान जरूर भला करेंगे। सच सच बेटी सच। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। प्रकाश की किरणों जैसे उसके हाथ लग गई। मैं झूठ बोला था, लेकिन उस दिन भी मुझे लगा और आज भी लगता है कि मेरे इस झूठ में भी सच है। सुबह चले, दोपहर तक धारा क्षेत्र पहुंच जाएंगे। इस तट पर धारा क्षेत्र, उस तट पर धावड़ी कुंड। यहाँ नर्मदा में छोटे बड़े कई प्रपात हैं। उनकी आवाज सुनाई देने लगी तो ललचाई अधीरता से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर में प्रपातों के पास आ गए। यहाँ बड़े बड़े शिलाखंडों में टकराता हुआ पानी तेज गति से बह रहा था। एक युवा प्रपात के पास अड्डा जमाए उसमें से उठते हुए जल कणों में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। कैसा छोटा सा इंद्रधनुष। जापान में विशाल वृक्षों को बोने कद का बनाकर गमले में उगाते हैं। कट्ठा उगा हुआ है, अपन याद रखना। जापान में विशाल वृक्ष होने के बना छोटा करके गमला में उगाते हुए। ठीक है, इसे बोनसाई कहते हैं। नर्मदा ने जैसे यहाँ अपने गमले में बोनसाई इंद्रधनुष उगाया है। ठीक है, तो अपन ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो, होता है किताब है तो। हवा के झोंकों के कारण इंद्रधनुष झूलता सा प्रतीत हुआ। इसी लहराते धनुष के पास हमने खाना बनाया। क्या ठाठ है हमारे। ये प्रपात पर्वतीय घाटी को शोर और फुहार से भर देते हैं, लेकिन हम कानों से जितना सुन नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा लोभी आंखों से देख रहे हैं। उस तट के प्रपात बड़े हैं, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं देते। प्रपात के मध्य में एक विशाल चट्टान पर एक मछुआरा जाल फैला रहा था। मैं सोच रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा होगा कि हमारे पास खड़े मछुआरे ने छलांग लगा दी और उफनती धाराओं की चीरता हुआ वह वहां जा पहुंचा। मछुआरे नदी के पहलौटी की संतान होते हैं। अब पूछा जा सकता है कि पहलौटी की संतान कौन होते हैं। ठीक है, तो मछुआरे होते हैं। या पूछे जा सकते हैं कि मछुआरे नदी की कैसी संतान होते हैं। बहुत मतलब प्रिय संतान होते हैं। इस प्रकार कोई ऑप्शन आ सकता है भाई, आरपीएससी है, कुछ भी बना सकती है। तो हम याद रखना है पहलौटी का संतान होता है। ठीक है, पहलौटी की संतान होता है। मछुआरों ने हमसे कहा कि हम नर्मदा तट छोड़ना होगा दूर तक। 101 पेज नंबर। क्या है कि दूर तक चली गई किले की दीवारों से खड़ी चट्टानें कगार भी मानो हमसे यही कह रही थी, यहाँ मनुष्य के लिए प्रवेश निषेध है। एक ग्रामीण वहां आया था। उसने कहा, यहाँ से गड़वाहट से
पुनासा जाइए, वहां से एक ग्रामीण वहां आया था। उसने कहा, यहाँ से गड़वाट से पुनासा जाइए, वहां से इंदावड़ी इंधावड़ी होते हुए सात मात्र जाइए, वहां फिर नर्मदा मिल जाएगी। तो हम अब भी पुनासा के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पुनासा जाने की हमारी अनिच्छा देखकर उसने कहा, चलिए मेरे गांव ही चलिए, मेरे घर रहिए, वहां से इंदावड़ी और भी पास पड़ेगा। उस ग्रामीण के साथ घने जंगल में से होते हुए उसके गांव भंवरला पहुंचे। उसके घर जाकर आश्चर्यचकित रह गए। जिप्सियों जैसे बड़े घेर के पिंडलियों तक के लहंगे, रंग बिरंगी चोली, छोटी सी ओढ़नी और बड़ी बड़ी चूड़ियों के कारण उनकी स्त्रियां इतनी आकर्षक लग रही थी। तो ये बंजारे थे। पुरुषों की पोशाक में तो बंजारों की एक भी विशेषता नहीं रह गई थी, लेकिन स्त्रियों ने अपना पहनावा ज्यों का त्यों रखा था। इस गांव में यह नस्ल कहाँ से आप टपकी थी। एक आंगन को घेर कर उनके 6-7 घर थे और आज हम उन्हीं के अतिथि थे। सुबह चल दिए। चिलचिलाती धूप के कारण इंदावड़ी पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा उठे। सूरज मानो भूल गया कि अभी गर्मी नहीं, सर्द है और ताकत से तप रहा है। आज का ही दिन था जब सारा दिन नर्मदा के दर्शन नहीं हुए थे। रात इंदावड़ी में रहे। दूसरे दिन दोपहर के पहले सतमात्रा पहुंच गए। यहाँ फिर नर्मदा मिल गई। ऊंचे किनारे की भग्न मंदिर से मैं देखने लगा। कहीं काजल रानी दिखाई तो नहीं देती। क्या है? कहीं काजल रानी दिखाई तो नहीं देती। नर्मदा तट का बस यही गांव हमसे छूट गया था, लेकिन वहां घनी झाड़ी के सिवा और कुछ न था। लोग भी यहाँ कहाँ अपने घोंसले बना लेते हैं। लोग भी कहाँ कहाँ अपने घोंसले बना लेते हैं। यहाँ से फिर किनारे किनारे चले। चट्टानें विकट थी और कई बार लगता कि अब किनारा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अनिल और श्यामलाल कहीं न कहीं से राह निकाल ही लेते। कावेरी संगम पहुंचते दोपहर हो आई। अब ओंकारेश्वर बिल्कुल पास है। थोड़ी देर में माधाता आ गए। ठीक सामने ओंकारेश्वर, नर्मदा तट का सबसे बड़ा तीर्थ। ओंकारेश्वर एकदम सामने है, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं। फिर भी नर्मदा के मध्य में एक टापू में स्थित होने के कारण प्रकंपावासी वहां जा नहीं सकता। ओंकारेश्वर कितना पास है, फिर भी कितना दूर। माधाता छोटी सी जगह है, मकान कम, धर्मशाला अधिक है। हम एक धर्मशाला में ठहरे। यहाँ कल भी रहेंगे। 12 दिनों के वनवास के बाद आराम का एक दिन मनाया जा सकता है। अब फिर आ गया 13वां दिन, ओंकारेश्वर से खलघाट। ओंकारेश्वर से खलघाट पढ़ ही लेते हैं इसको भी, क्योंकि इसे तो पूरा नहीं होना। ओंकारेश्वर से खलघाट, फिर खलघाट से बोरखेड़ी। अड़चना कर पढ़ ले छोरी, ठीक है, पढ़ना था पा। ओंकारेश्वर से खलघाट। सुबह विष्णुपुरी घाट पर बैठा था। सुबह की गुनगुनी धूप बड़ी प्यारी लग रही थी। सामने है ओंकारेश्वर, पहाड़ी नदी का पहाड़ी तीर्थ स्थान। सकरी नर्मदा के दोनों ओर खड़ी चट्टानें कगारे हैं। इस तट पर मधाता, उस तट पर ओंकारेश्वर, दोनों मिलकर ओंकार मधाता, और बीच में अलस गति से बहती शांत नीरव नर्मदा नदी बहती हुई भी रुकी सी जान पड़ती है। सुदूर केरल से आकर बालक शंकर ने यहाँ गुरु गोविंद पाद के आश्रम में रहकर विद्याभ्यास किया था। वे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ परिव्राजक है।
भारत की भावनात्मक एकता के लिए उन्होंने जो किया वह अनुपम है। देखो भाई, तू ऐसे कैसे पढ़ रही है? इसको थोड़ा रस से पढ़ना। ये क्या है, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सुबह विष्णुपुरी घाट पर बैठा था। सुबह की गुनगुनी धूप बड़ी प्यारी लग रही थी। सामने है ओंकारेश्वर, पहाड़ी नदी का पहाड़ी तीर्थ स्थान। सकरी नर्मदा के दोनों ओर खड़ी चट्टानें कगारे हैं। इस तट पर मंधाता और उस तट पर ओंकारेश्वर, दोनों मिलकर ओंकार मंधाता, और बीच में आलस गति से बहती शांत नीरव नर्मदा। नदी बहती हुई भी रुकी सी जान पड़ती है। सुदूर केरल से आकर बालक शंकर ने यहाँ गुरु गोविंद पाद के आश्रम में रहकर विद्याभ्यास किया था। वे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ परिव्राजक हैं। परिव्राजक है, देखो वाह है ये, परिवारजक, ठीक है, वारजक, ओके ठीक है। भारत की भावनात्मक एकता के लिए उन्होंने जो किया वह अनुपम है। इसे आद्य शंकराचार्य की पावन स्मृति से ओंकारेश्वर से जुड़ी हुई है। फिर भी कमल भारती जी और रामदास जी और मायानंद जी सदृश संतों के आश्रम भी यहाँ रहे हैं। आज भी नए नए आश्रम बनते जा रहे हैं। नर्मदा तट के छोटे से छोटे तृणा और छोटे से छोटे कण ने जाने कितने परिव्राजकों, देखो ब्रज वानी परिव्राजकों, विदेशी मुनियों और साधु संतों की पद धूलि से पावन हुए होंगे। यहाँ के वनों में अनगिनत ऋषियों के आश्रम रहे होंगे। वहाँ उन्होंने धर्म पर विचार किया होगा, जीवन मूल्यों की खोज की होगी, संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही है, लेकिन देखो एकदम ऐसा नहीं। अब हमने उन पावन वनों को काट डाला और पशु पक्षियों को खदेड़ दिया या मार डाला है। धरती के साथ यह कैसा विश्वासघात है। एक आदमी स्नान के लिए आया था। मैंने कहा, नर्मदा कितनी सक्रिय है। नर्मदा की यह एक धारा है, दूसरी ओंकारेश्वर के पीछे है, पिछले है। और पता को नहीं किया दिखना गयो देखो शब्द लिखड़ो के ये पढ़े के है। नर्मदा की यह एक धारा दूसरी ओंकारेश्वर के पीछे है। कहते हैं कावेरी नर्मदा से मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों में अनबन हो गई और कावेरी नर्मदा से अलग हो गई। ओंकारेश्वर के इस ओर है नर्मदा, उस ओर है कावेरी। दोनों फिर मिलती है या नहीं? जहाँ ओंकारेश्वर का टापू खत्म होता है वहीं दोनों फिर मिल जाती है। नर्मदा ने आखिर छोटी बहन को मना ही लिया। कहा ओंकारेश्वर में टापू खत्म होता ही कहा नर्मदा ने छोटी बहन को ने कावेरी ने मना ली, राजी कर ली। इसलिए असली कावेरी संगम बाद का है, पहला नहीं। पहले आगमन फिर बहिर्गमन, अंत में पुनरागमन। बढ़िया कल्पना है। यहाँ बैठा सामने के घाट को देख रहा है हूँ, वहां न जाने यहाँ बैठा सामने के घाट को देख रहा हूँ, वहां न जा पाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि ओंकारेश्वर 2 बार आया हूँ। लेकिन अनिल और श्यामलाल से कहा कि तुम जरूर जाओ, नाव से जाना, पुल से जाना। यहाँ से मोरटक्का वहां तक सड़क जाती है, लेकिन हम सड़क से नहीं जाएंगे और नदी के किनारे किनारे जाएंगे। दोपहर को निकले, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि दोपहर को चलकर गलती की सूरज सामने रहता है और चट्टानें तंदूर की तरह गर्मा गई है। और श्यामलाल नंगे पांव है, लेकिन वह तो शायद दहकते अंगारों पर भी चल सकता है। कभी चट्टानों से जूझते, कभी झाड़ी से उलझते, तो कभी सामने तट की पर्वतमाला से आते हवा को झोंकों का आनंद उठाते आगे बढ़ रहे थे। कभी रुक जाते, माथे का पसीना पोंछते और आगे बढ़ते। शाम को मोटर टक्का के खेड़ी घाट पहुंचे। यहाँ नर्मदा पर सड़क का पुल है, पास में रेल का पुल भी है। रात यहीं बिताई। सुबह उठते ही अनिल ने कहा, जरा ऊपर देखिए। मध्य आकाश में चांद था। मैंने कहा, सूरज के हिसाब से अभी सवेरा है, लेकिन चांद के हिसाब से अभी दोपहर है। अनिल के लिए यह भले ही विस्मय की बात हो, पर मैं तो चांद के एक से एक करतब देख चुका हूँ। कभी पूर्ण कुंभ तो कभी बारीक रेखा से, कभी तो पूर्ण कुंभ तो दिखण लाजे, कदी एक बारीक रेखा से दिखण लाजे, कदी बांकपन, कभी सीधोपन,
कभी उल्टोपन तो कभी घटता कभी बढ़तो देख दो लेखक, ठीक है। ठीक है, चुकी पढ़ना की डूंग पढ़ लिया। कभी पूर्ण कुंभ तो कभी बारीक रेखा, उसका बांकपन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी घटता तो कभी बढ़ता, कभी कभी निकलते ही डूबने की तैयारी तो कभी आधी रात को गायब और भरी दोपहरी को हाजिर। क्या कहना इस मनमोजी का। अब पूछा जा सकता है कि मनमोजी कौन है, तो है चांद। चांद जब यह सब कर सकता है तो एक कर्तव्य उसे और दिखाना था। सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण पूर्व और पश्चिम दिशाओं की छटा देखते ही बनती है, अपेक्षित रह जाती है उत्तर और दक्षिण। देखो, किसी किसी अपेक्षित रह जाए उत्तर और दक्षिण अपेक्षित रह जाए। क्या ही अच्छा होता अगर चांद उत्तर से निकलता दक्षिण में डूबता। चंद्र का ऐसा अपूर्व उदय देखकर सूर्य भी निरुत्तर रह जाता। यहाँ से रास्ता आसान है, झाड़ी खत्म, रात गोमुख बावड़ी में रहे, सुबह चल दिए, देर में काकरिया पहुंचे। नदी तट पर एक खंडहर सी धर्मशाला थी, ऊपर छप्पर नहीं था, खिड़की में पल्ले नहीं थे। खिड़की के इस फ्रेम में से पनिहारी ने ऐसी दिख रही थी मानो मैं रंगीन टीवी देख रहा हूँ। खिड़की के पास से देखता तो वाइड व्यू दिखता और हटकर देखता तो क्लोजअप नजर आता। ऐसा लाइव टेलीकास्ट तो संसार का श्रेष्ठतम टीवी सेट भी नहीं दे सकता। दोपहर को रावेर पहुंचे। यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक है। रावेर में नहीं, पेशवा स्मारक है। वहीं पीछे जोगा के अंदर गोड बे महल है जगह, ठीक है। 18 पर दोपहर रावेर पहुंचे। मैं थाने बताया बीच में रुके कि जोगा मापा के देखियो कहानी गोडांगो वो महल है बेटा। अगर चला क्या रावेर पहुंचे। यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक है। रावेर पेशवा का स्मारक है। वहीं एक पेड़ के नीचे खाना बनाया। जब तक झाड़ी में थे ईंधन की कोई कमी न थी, लेकिन अब लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया। थोड़ी बहुत मिली तो बाकी में दूर किनारे से ढूंढ लाया। बाद में पता चला कि वे चिता की लकड़ियां थी। शाम को बकवा पहुंचे। वहां नदी के किनारे एक चबूतरा था। आज का रात्रि विश्राम इसी चबूतरे पर था। यह क्या कहा है कि जो लेखक या कोई भी अति नाम लकड़ी ढूंढने जो नदी के किनारों जा लकड़ी के बाद मंठा लगी चित्ता की लकड़ी जो कि रोटी बना रहे खा गया है। चलो आगे पढ़ना। शाम को बकवा पहुंचे। वहां नदी के किनारे एक चबूतरा था। आज का रात्रि विश्राम इसी चबूतरे पर था। यहाँ से एक सकरी पथरीली सड़क नर्मदा के मध्य चली गई थी। स्वच्छ पानी भरने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी, इसलिए यह पनिहारियों की भीड़ लगी रहती थी। जल की सतह से जरा से उठे हुए इस जलपथ से आती पनिहारी ने जलपरी सी लग रही थी, लेकिन ये कोई जलपरियां नहीं थी। यह श्रम बालाएं, कठोर श्रम करती ग्राम नारियां। लेकिन यह श्रम ऐसा था जो खेल बन गया था। हंसती किलकती ठिठोली करती स्वस्थ नारियों का अनुभव ही नहीं हो रहा था कि उसके सिर अच्छा बना अनुभव ही कोनियों के सिर पर मटकोर खड़े अनुभव ही नहीं हो रहा था कि उनके सिर पर भारी बोझ रखा हुआ है। वे नंगे पैर हैं और नीचे उबड़ खाबड़ पत्थर है। वे ऐसे जा रही हैं जैसे शहर की लड़कियां पिकनिक को जाती हैं। श्रम का यह कैसा उत्सव है, नित्य उत्सव। सवेरे इस छोटे से गांव से विदा लेते समय इस पावन दृश्य को मैंने मुड़ मुड़ कर देखा। भाई साहब, और इस तरह ना देखा तो कोई कौन सा क्या लेखक महाराज मुड़ मुड़ कर देखता रहा, ठीक है। आगे और इन्होंने भी देखा और हम पाठकों के लिए भी छोड़ के गए मुड़ मुड़ कर। हम भी उनको देख रहे हैं। देखो आंखों में एक दृश्य सा प्रकट हुआ। आगे बढ़ा सॉरी आगे बढ़ा मराना सॉरी मैंने आगे बढ़ा मर्दाना हाथी का नाम था ना एक। आगे पड़ा मर्दाना। यह गांव कुछ बड़ा है, दो एक दुकानें भी हैं। अनिल और श्यामलाल सौदा लेने गए। मैं दूर खड़ा था। वहां एक वृद्ध बैठे थे। उन्होंने कहा, आप खरीद क्यों रहे हो? मेरे यहाँ सदाव्रती आ जाता है। चलिए तुलाया सौदा वापस करना पड़ा। यह सदाव्रत कब से चला है? 75 सालों से। 75 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। इस खुशी में मेरे पिता ने शुरू किया था, जो आज तक चला आ रहा है। मैंने अपनी जमीन चारों बेटों में बांट दी है, लेकिन 2 एकड़ जमीन सदाव्रत के लिए अलग रखी है। मैं नहीं रखूंगा पर सदाव्रत रहेगा। अच्छा, मैं नहीं रहूंगा तो सदाव्रत जरूर रेसी। कौन का वो आदमी? मैं नहीं रहूंगा पर सदाव्रत रहेगा। जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है, पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। शाम को बटियान पहुंचे। नर्मदा के बालुई तट पर बसा छोटा सा गांव। नदी के किनारे पेड़ों के पास एक पक्की छोटी धर्मशाला। इसमें एक
दुबले पतले बाबा रहते हैं, बच्चे सा सरस बाबा है, ठीक है। और गांव के लोग इन्हें खूब चाहते हैं। कोई 30 वर्ष से यहाँ है। हम बड़े प्रेम से अपने साथ ठहराया, हमें अपने बड़ा प्रेम हम माने, आप राख लिया। हमें बड़े प्रेम से अपने साथ ठहराया। बातें होने लगी तो मैं समझ गया कि इनकी मातृभाषा गुजराती है। फिर तो गुजराती में बातें होने लगी। मैंने कहा, इतने वर्षों के बाद भी आप गुजराती भूले नहीं? उन्होंने कहा, मातृभाषा को कोई कैसे भूल सकता है। हाँ भाई, मैं भी था बीच बीच में मातृभाषा को प्रयोग करूँ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं। सुबह जब चलने लगे तो बड़े प्यार से बोले, आवाजो आवाजो, मतलब वापिस भी आयो। घड़ी भर के लिए वे सन्यासी में से गृहस्थ बन गए थे। विदा लेते मेहमान से कह रहे थे कि आवजो, फिर आना, ठीक है। अगला पड़ाव मरकटी तीर्थ। निर्जन एकांत में वेदा और नर्मदा संगम पर स्थित ऊंचे टीले पर एक मंदिर है। इसी मेरे मंदिर में एक युवा पुजारी है और उसकी माँ है। पुजारी को माँ ने कहा, आज से कोई 3 साल पहले अचानक यह लड़का घर से चल दिया था। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। कोई साल बाद अमरकंटक से चिट्ठी आई कि मैं नर्मदा परिक्रमा पर निकल आया हूँ, मेरी बाट मत जोड़ना। लेकिन माँ का दिल तो है। सोचती थी परिक्रमा पूरी करने के बाद मेरा बेटा लौट आएगा, लेकिन परिक्रमा करते करते जोग ही धारण कर लिया। अरे भाई साहब, बढ़िया करो, लारो छुट्टियों घर गृहस्थियों, ठीक है। एक ठंडी सांस लेकर उसने कहा, कोई 15 साल की उम्र में हमने उसकी सगाई की थी। लड़की के पिता ने 7 साल तक इंतजार किया। जब हमने उसके घर लौटने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी तो पिछले साल ही उन्होंने अपनी बेटी को शादी दूसरी जगह कर दी। उसी लड़की से मुझे कितनी ममता हो गई थी। चूल्हे की आग को ठीक करते हुए उसने अपना कहना जारी रखा, और बड़ा एकांत है यहाँ, पास में कोई गांव नहीं है। मैं और मेरा बेटा, बस हम दो ही है। वह तो दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है, मैं समय काटे नहीं करता। यहाँ रहती हूँ तो घर की याद आती है, घर जाती हूँ तो इसकी चिंता सताती है। कल रात को ही यहाँ 2 मुँह वाला सांप निकला था। मैं बेहद डर गई, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। बेचारी माँ, उसके मन के 2 टुकड़े हो गए हैं। एक हिस्सा यहाँ, दूसरा घर रह गया। बाहर खुले में सोया, आकाश साफ था, रात सुहानी थी। तारे इतने पास लग रहे थे कि हाथ बढ़ाओ और छू लो। सुबह जल्दी दोपहर एक नवावड़ा टोडी पहुंचे। सामने तट पर है महेश्वर, रानी अहिल्याबाई का नगर। देखो अपन याद रखो कि नावड़ा टोडी पहुंचे और सामने के महेश्वर है, और बैठा रानी अहिल्याबाई का नगर है, ठीक है। अहिल्याबाई अत्यंत कुशल प्रशासक थी और नर्मदा की परम भक्त थी। महेश्वर में उनके बनवाए घाट इस तट से बड़े ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ एक सज्जन रहते हैं, पहले सरकारी अफसर थे, अच्छी पेंशन मिलती है। अपनी सारी पेंशन कुत्तों पर खर्च करते हैं। इस गांव के तो क्या, आसपास के लोग भी इन्हें खूब चाहते। मिलने पर बोले, चाय की इस दुकान की है बेंच ही मेरा घर है, और इस झोले में मेरी सारी गृहस्थी है। झोले में, ठीक है। गांव के कुत्ते मेरे स्वजन है। फिर धीरे धीरे बोले, आदमी से कुत्ते अच्छे। सही बात है। जीवन के किन कटु अनुभवों ने उनके मन में मनुष्य के प्रति कटुता उत्पन्न की होगी। देवी देवता में मेरा कोई विश्वास नहीं है। साधु संतों में पर भी नहीं है। बाहर से धर्मात्मा होने का ढोंग रचते लोगों को ऊपर से नीचे तक गंदगी में डूबा हुआ देख चुका हूँ। बस एक नर्मदा को मानता हूँ, मुझे वह हर घड़ी दिखनी चाहिए। बरसात में बाढ़ का पानी जब तक इस बेंच को छूता नहीं, तब तक यहाँ से नहीं जाता। नर्मदा के बिना मैं नहीं रह सकता। फिर हंसकर बोले, यहाँ के लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया। जब मरूंगा तब मेरी ऐसी स्मशान यात्रा इस पता नहीं क्या होती है ऐसी स्मशान ओरे शमशान, कितना देखो हैरान, क्या हो गया है। तब मेरी शमशान यात्रा निकालेंगी। शमशान, मैंने क्या पढ़ा, स्मशान क्यों पढ़ा, स्मशान सन कहाँ लिखा, तूने इसे कैसे पढ़ सकती है शब्द। आगे चल, ठीक है। तब मेरी ऐसी शमशान यात्रा निकालेंगे कि किसी नेता की क्या निकलेगी। दुख यही है कि उसे देखने में जिंदा नहीं रहूंगा। सुबह मन में सहस्त्रधारा देखने की उत्कंठा लेकर चले। मंडला की सहस्त्रधारा
देखो हमारी मातृभाषा का प्रभाव, मतलब प्रभाव कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। देखो मैं क्या उच्चारण करूँगा, सहस्त्रधारा। अब कोई सुना नहीं तो दूसरे ने बहुत कुछ लगा उस शब्द सहस्त्रधारा करके बोलिए, लेकिन वो शुद्ध उच्चारण है सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा। ठीक है, सहस्त्रधारा है हाँ पर तो खाई जाऊँ अपनी स्पीड के बाद। देख लो सहस्त्रधारा। कई बार देख चुका हूँ महेश्वर के पास की इस बड़ी सहस्त्रधारा की पहली बार देखूंगा। थोड़ी देर में शोर सुनाई पड़ने लगा तो चाल तेज हो गई। देखते देखते सहस्त्रधारा आ गई। नर्मदा यहाँ खूब फैल गई, हजारों धाराओं में बंट गई है। इन धाराओं में छोटे छोटे अनगिनत प्रपात फड़फड़ा रहे। चारों ओर धाराओं का जाल सा फैला। इन अड़ी टेढ़ी आंकी बांकी जल धाराओं से नर्मदा ने यहाँ मानो झिनी झिनी बिनी रे चदरिया पानी की चादर जल धाराओं के ताने बाने चट्टानों का करगा। ऐसी चादर तो बस नर्मदा ही बुन सकती है, और ऐसी चादर तो बस धरती ही ओढ़ सकती है। और यह धारा शब्द नर्मदा के साथ खूब जुड़ा हुआ है। अमरकंटक से निकलते ही कपिल धारा, दूध धारा, मंडला की सहस्त्र धारा, ब्राह्मण घाट की सत धारा, ओंकारेश्वर के पास धारा क्षेत्र और महेश्वर के पास पुनः सहस्त्र धारा। कैसी धारा प्रवाह नदी है यह, तो पूछा जा सकता है यहाँ पर। अगर प्रश्न बनाए ना तो इनको, मतलब जैसे कि कपिल धारा और दूध धारा। देखो ब्राह्मण घाट की सत धारा, ओंकारेश्वर के पास धाराओं का में, सूर्य के पास पुनः सहस्त्र धारा। तो लगा पपडानी। जहाँ जहाँ धारा शब्द आया है वहाँ प्रपात जरूर है, चाहे कपिल धारा जैसा ऊंचा प्रपात हो, चाहे सहस्त्र धारा की इन तितलियों जैसे छोटे छोटे प्रपात हो। देखा सहस्त्र धारा जट जिज्ञानी बड़ा तितलियां जैसा, तितली वन छोटा 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 प्रपात है। ठीक है, छोटे छोटे प्रपात है। ठीक है, और कपिल धारा में ऊंचे प्रपात है। कपिल धारा की जो प्रपात है वो ऊंचे प्रपात है, और सहस्त्र धारा की जो प्रपात है वो तितलियों के जैसे छोटे छोटे प्रपात है। जबलपुर के धुआंधार में धारा शब्द आते आते रह गया, वैसे धारा का ही तो अनुज है। देखो धारा का ही अनुज है, क्योंकि धुआंधार धार आ गया, जबलपुर के अंदर धुआंधार है। ठीक है, तो अपन याद रखना। पर अब चलना चाहिए, धूप तेज हो रही थी, आगे का मार्ग कठिन है। थोड़ी देर के लिए किनारा छोड़ना होगा। चलते चलते एक टीले पर आ गए। इस ऊंचे झरोखे से सहस्त्रधारा के नन्हे मुन्ने प्रपात एक साथ दिखाई दे रहे थे। नन्हे मुन्ने क्या, एकदम दूध मुए, इनके मुंह से दूध और अभी छूटा ही कहाँ है। ढालखेड़ा में राघवानंद जी के आश्रम में रहे। देखो ढालखेड़ा में राघवानंद जी का आश्रम में आई। यहाँ किसी ने बताया कि नर्मदा ने वह जो टापू दिखाया। देखो अब क्या बता, ध्यान देना अपन। क्या ढालखेड़ा में गठा, ढालखेड़ा में राघवानंद जी के आश्रम में रहे। यहाँ किसी ने बताया कि नर्मदा में वह जो टापू दिखाई दे रहा है, एक फ्रेंच युगल उसमें 6 महीने तक रहा। बरसात में उस तट पर चला गया। कुछ समय पहले फ्रांस लौट गया। ठीक है, फ्रेंच युगल और फ्रांस लौट गया बाद में। ठीक है, फिर आगे क्या, ऐसी कौन सी डोरी होगी जो 7 समंदर पार के फ्रेंच नौजवान पति पत्नी को नर्मदा के इस सुनसान टापू में खींच लाई होगी। सौंदर्य पिपासु मन, एकांत साधना की चाह, या पश्चिम की आपाधापी से विलग विलग होकर पूर्व की शांति में डुबकी लगाने की प्रबल इच्छा। रात को बाहर खुले में सोए। इस बार की यात्रा में नर्मदा में इतने टापू देखे कि रात को आकाशगंगा में भी मुझे अनेक टापू दिखाई दिए। आकाशगंगा, ठीक है। सुबह चल दिए, आज दिवाली है। दोपहर तक साटक संगम पहुंचे। अब देखो, अब प्रश्न पूछो। अब पीछे टपिया नहीं, आरपीएससी वैकेंसी 2026 सॉरी 25 के अंदर हो, 8 तारीख ने पेपर हो हमारो, 8 दिसंबर ने पेपर हो। ठीक है, तो बिन अंदर ओ प्रश्न आयो मेरे सही हो। मैं क्या याद करूँ, साटक नाटक यहाँ याद करूँ मैं। सुबह चल दिए, आज दिवाली है। दोपहर तक साटक संगम पहुंचे। वहाँ नर्मदा का प्रसिद्ध खलघाट पुल है, वहीं इस बार की यात्रा समाप्त करेंगे। थोड़ी देर में साटक संगम पहुंच गए। साटक एक छोटा सा झरना है, लेकिन इस पार करने में एक नाटक हुआ। देखो एक नाटक हुआ, साटक नाटक। इस प्रकार मैंने याद किया था, और मैं प्रश्न वो सही हो गया था मेरा। साटक, इसके अंदर से 3 क्वेश्चन आए थे, और एक तो मैंने जानबूझकर ही गलत कर दिया, 2 मेरे सही हो गए। मतलब एक्स्ट्रा हम सोच लेते हैं ना किसी प्रश्न पर, एक्स्ट्रा हम विचार विमर्श कर देते हैं, पक्का ही उसे हम गलत कर देते हैं। अगर हमारे मन में जो प्रथम बार जो उतरा था ना, जो हमारा मन एक बार कहकर एक बार ऐसी कौंध सी लगा देता है, चमक सी उत्पन्न करता है, वो सही होता है अक्सर। फिर हमारे मस्तिष्क की 2 धारणाएं, विचार धारणाएं उसे गलत करने में अपने अलग अलग विचार देती रहती है। ठीक है, तो इसी कारण वो मेरा गलत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। साटकन एक नन्हा प्रपात है, उसे देखते हुए मैं पानी में उतरा। उतरते ही कोई
देखो उतरते ही काई लगे पत्थर पर से फिसल कर गिरा, किसी तरह उठा के दोबारा गिरा। साटक ने अपने अंक में मुझे 2 बार लिया, इसलिए यह नाटक एकांगी न रहकर द्विअंगी है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था। पास ही एक मंदिर है। मंदिर की देखभाल एक महाराष्ट्रियन महिला करती है। माता के स्नेह से हमें मंदिर में ठहराया। मैंने कहा, हमारी इस बार की यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है। कल सुबह लौट जाएंगे। अगले साल फिर यहाँ आएंगे और दशहरे में आगे बढ़ेंगे। आगे सूलपान की झाड़ी पड़ेगी, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। सुना क्यों नहीं, कितने ही प्रकंपावासियों से कितनी ही बातें सुनी है। झाड़ी में तीर धनुष लेकर भील आते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। अंत में प्रकंपावासी के पास बच रहती है केवल लंगोटी और तुम भी। लेकिन इन्हीं बातों ने हमारे अंदर झाड़ी के प्रति विशेष आकर्षण जगा दिया। राजघाट बढ़वानी से झाड़ी शुरू होती है। आपके पास यह जो सामान है न, इसमें से कुछ न बचेगा। कपड़े और चश्मा तक उतार लेंगे, लंगोटी लगाकर रह लूँगा। लेकिन मेरी स्केच बुक ले लिया, चश्मा ले लिया तो समझिए मेरे कवच कुंडल ही उतार लिए। नंगे बदन ठंडे कैसे बर्दाश्त होगी। सॉरी, नंगे बदन ठंड कैसे बर्दाश्त होगी। मुझे कुछ सोच में देकर उसने कहा, एक काम करो, झाड़ी में से मत जाओ, बाहर से निकल जाओ। नहीं हरिजन नहीं, सॉरी नहीं, हरगिज नहीं, झाड़ी में से ही जाएंगे चाहे जो हो। हाँ, एक काम कर सकते हैं, दिवाली की छुट्टी के बजाय गर्मी की छुट्टी में चलेंगे। गर्मी में नंग धड़ंग रह लेंगे, ठंड बर्दाश्त न होगी। रात का अंधेरा जल में उतर आया था और काजल सा काला हो चला था। बिस्तर पर पड़ा पड़ा तारों को निहारता मैं गुनगुनाता रहा, जटाजुट बढ़ाएंगे, भिक्षा मांग कर खाएंगे, निर्धन निर्वस्त्र हो जाएंगे, पर झाड़ी में से ही जाएंगे। ठीक है, तो यहीं हमारा भी ओंकारेश्वर से खलघाट की यात्रा खत्म होती है। और आगे आता है खलघाट से बोरखेड़ी, तो वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और मेरा वो क्या है, थोड़ा गला दर्द करने लगा, तभी ये इतने सारे मैंने जो शब्द थे वो गलत उच्चरित किए। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये छोटा सा मेरा प्रयास धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो गड़ा रितवाय फल होए। तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बहुत अच्छा उच्चारण करूँगी, क्योंकि हम बोल के पढ़ते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी ही गलतियाँ कर देते हैं। मन मन में ये पढ़ दूँ, मन में पता ही नहीं चलता। लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर सकते। कोई मूर्तिकार है, मूर्ति बना रहा है, वो मन में मूर्ति बना रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर उसने कल्पना कर ली, लेकिन जब तक वो अपनी छीनी हथौड़ा उठा के उसको बनाएगा नहीं, तब तक वो कैसे मतलब किसी को बता सकेगा कि ये सुंदर मूर्ति है। तो बस ये छोटा सा मेरा प्रयास है। मैं ये किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा प्रयास सुनिए, ज़रूर सुनिए। इसमें से ये मेरे लिए है, मैं खुद को सुधारने का प्रयास है इसमें, ठीक है, कुछ याद करने का। और अब तो मैं एक जैसे कि रूटीन के अंदर मैंने कर लिया, एक बैठक के अंदर कर लिया। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद।